समस्याएं जो है आम शिक्षा एक बहुत बड़ी वजह होती है, क्योंकि कुछ ज़्यादातर लोग शिक्षित नहीं होते हैं, इसलिए अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होता है। हालांकि जिनको पता होता है वो भी कई बार कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि दबंगई इतनी ज़्यादा की जाती है कि लोग डरे सहमे ही रहते हैं। तो इसमें तो राघवेंद्र रास्ता लोगों के पास ही है कि अगर वो अपने वोट के माध्यम से कुछ बदलाव कर सकें तो फिर उनको इस परेशानी से निजात मिल सकता है। शिक्षा की मैं थोड़ा बात करना चाहूँगी। शिक्षा पे कितना ध्यान अभी तक दिया गया है, और अगर नहीं तो फिर जाहिर है कि अब हो सकता है लोगों के मन में ये बात आए कि अब शिक्षा के स्तर को और बेहतर करने की ज़रूरत है। देखिए, अगर शिक्षा की बात कर ली जाए तो हर गांव में हालांकि आज के डेट में स्कूल खुल चुके हैं, चाहे वो प्राथमिक शाला हो या फिर पूर्व माध्यमिक शाला और उच्चतर माध्यमिक शाला। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो आज भी गांव में है वो ये है कि शिक्षक जो है वो समय पर नहीं आते हैं, शिक्षक पूरे समय पढ़ाते नहीं हैं, नदारत रहते हैं। और ये समस्या पूरे छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों में आम है, जिसको लेकर जो है कई बार सवाल उठे हैं और उस पर कहीं ना कहीं मुस्तैदी दिखाने की जरूरत है और एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने की जरूरत है, ताकि शिक्षक समय पर पहुंचे और पढ़ाने में भी ध्यान दें। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में यही दिक्कतें हैं कि वहां पे निजी स्कूलों का भी सहारा नहीं है और लोगों को सरकारी स्कूल में ही अपने बच्चों को डालना पड़ता है। और वहां पे अगर सही तरीके से शिक्षा ना मिले तो ऐसे में जो मुफ्त शिक्षा की बात है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती है, वो उसका जो है दिक्कतें देखने को मिलती है। ग्रामीण परेशान रहते हैं, कई बार शिकायतें करते हैं, चाहे वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से हो या फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से हो, लेकिन उन समस्याओं का हल होता दिखता नहीं है। चाहे शिक्षा कर्मियों के आंदोलन के दौरान भी ये सवाल बहुत उठे हैं कि आप लोग पढ़ाने में ध्यान नहीं देते लेकिन अपनी मांगों को लेकर मुखर हो जाते हैं। तो जाहिर है पहले कर्म करने की बात है, और वो अगर सही तरीके से किया जाए तो फिर समस्याएं ही ना रहे। और जो जिस तरीके से लगातार निजी स्कूलों की संख्या आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ते जा रही है, तो इसकी एक बड़ी वजह जो है सरकारी स्कूलों में शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है। और इसके कारण से लोगों के जेब पर सीधे सीधे जो है डाका पड़ता है, लोगों को एक भारी मोटी रकम खर्च करके अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजना पड़ता है। और उन स्कूलों में फिर जो है पढ़ाई तो ठीक होती है, लेकिन लोगों के आमदनी का एक बड़ा हिस्सा जो है उसमें चला जाता है। तो ये जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा पे ध्यान दिया जाए। हालांकि जिस ग्राम पंचायत में हम खड़े हैं यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल तक सुविधा है, सारी सुविधाएं स्कूलों में है, लेकिन सवाल यही है कि क्या सही समय पर शिक्षक आते हैं और पढ़ाई सही तरीके से होती है, ये एक बड़ा सवाल है। जी श्रद्धा। लोगों को पता नहीं होता है कि क्या क्या योजनाएं सरकार ने चलाई हुई हैं। ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानती हूं जिन्हें आज तक ये नहीं पता कि उनके लिए अकाउंट्स भी खोले जाते हैं। उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता कि अगर आप बीपीएल कार्ड आपके पास है तो आप बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल सकती हैं, आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो सकती है। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। प्रशांत जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रशांत, ये भी एक समस्या गांव में रहती है, जागरूकता का अभाव है और लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए तमाम योजनाएं, खासकर गरीबों की मैं बात करूं कि उनके लिए तमाम योजनाएं सरकार बनाती है जिसके फ़ायदे से वो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बना सकते हैं, लेकिन लोगों को इस बारे में पता ही नहीं होता है। जी निश्चित रूप से श्रद्धा, मैं बता दूं कि इसका जो एक सबसे बड़ा जो कारण है वो है शिक्षा का अभाव। ग्रामीण अंचलों में, दूरस्थ वनांचलों में अभी भी शिक्षा का अभाव है और शिक्षा के अभाव के चलते तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं, जो गरीब हितग्राहियों के लिए जो हितग्राही मूलक योजना है, उन योजनाओं का लाभ इन ग्रामीणों को नहीं मिल पाता, जिसके कारण कहीं न कहीं विकास जो है पीछे रह जाता है। और जो सरपंच बनते हैं वो गांव के विकास को छोड़ अपने विकास के लिए आगे रहते हैं, जिसके चलते गांव का विकास नहीं हो पाता। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन की योजनाएं और इसके साथ साथ और भी जो स्वास्थ्य को लेकर योजनाएं हैं, उन योजनाओं का सीधा लाभ इन गरीब हितग्राहियों को नहीं मिल पाता और उसमें काफी गड़बड़ी देखने को मिलती है। खास करके हम देखें तो मनरेगा जो रोजगार गारंटी योजना है उसमें भी लोगों को रोजगार उचित नहीं मिल पाता है और यदि उनको रोजगार मिला है तो उचित समय में भुगतान नहीं हो पाता। मुंगेली में भी अभी भी करोड़ों के भुगतान ग्रामीण अंचलों में रुका हुआ है और गरीब मजदूरों को जो हक का पैसा है वो उनको नहीं मिला है और कहीं न कहीं सरपंच सचिवों के द्वारा ये गड़बड़ी की गई है। जो एक बड़ी वजह ये इससे निकल के आती है कि जो मजदूरों का पलायन है वो दूसरे प्रदेशों में होता है। तो कहीं न कहीं इन सब की वजह जो है शिक्षा का अभाव है और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने से ही इन सब चीजों से छुटकारा मिल सकता है। जी श्रद्धा।
बिल्कुल, शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है, सुधारना है और भी बेहतर करना है, बहुत ज़रूरी है। विवेक, वहाँ पे भी मैं लाइन से जिले की एक समस्या को उठा रही हूँ। विवेक, वहाँ पर भी ये समस्या ज़रूर होगी क्योंकि शिक्षा लोगों तक नहीं पहुँच पाती है, अच्छे शिक्षा के इंतज़ाम नहीं होते हैं। बच्चों की हम बात करें, बच्चे स्कूल जाते भी हैं, कई जगह पर ये भी तस्वीरें हैं कि बच्चे कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर या तो शिक्षक नहीं होते, या शिक्षक शराब के नशे में चूर होते हैं, या फिर व्यवस्थाएं नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, बहुत सारे बच्चों के लिए एक ही शिक्षक है। ये तमाम समस्याएं हैं जिससे सिर्फ गाँव के लोगों को ही नहीं, उनके बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी उससे सफ़र होना पड़ता है। जी हाँ श्रद्धा, यदि शिक्षा की बात की जाए तो सबसे बदहाल व्यवस्था तो अपने कोंडागांव जिले में देखने को मिलती है कि जहाँ जैसे अंदरूनी गांव की बात करें, बेचा है, जहाँ पर जो पहले कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, अब सरकार वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था बनाना चाहती है, पर अधिकारियों की लापरवाही कहें या सरकार की योजना गाँव तक नहीं पहुँच पा रही है कि एक झोपड़ी में 5 ब्लैक बोर्ड लगा दिए हैं और उसी झोपड़ी के अंदर में 5 क्लास चल रही है। एक ऐसा स्कूल है जहां पर बारिश के दिनों में लोगों को टेंट के नीचे में पढ़ना पड़ता है बच्चों को, और बाकी दिनं में स्कूल की बिल्डिंग के सामने में, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। वहीं शिक्षा अंदरूनी इलाके में शिक्षक है, बच्चों को क्लास खोल के छोड़ देते हैं और अपना कहीं या तो बाहर चले जाते हैं या कोई अपने दिगर काम में लगे रहते हैं। मतलब शिक्षा की इस व्यवस्था की जो बात की जाए तो काफी बदहाल है और लगातार ग्रामीण इस बात की मांग करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था की सुधार की जाए। मैंने आपको बताया था अब यहाँ पे जो पीसीसी अध्यक्ष है मोहन मरकाम, उनके विधानसभा क्षेत्र का एक स्कूल ऐसा है जिसको 3 साल पहले बंद कर दिया गया था और 11 महीने की सरकार आ गई है और उस स्कूल को आज तक नहीं खोला गया। उस स्कूल का उपयोग सिर्फ ये हो रहा है कि वहाँ के मैदान में मक्के की खेती हो रही है और ग्रामीण वहाँ के बच्चे जो हैं वो करीब 5 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में पढ़ने को जा रहे हैं, जहाँ पर चलने के लिए रास्ता नहीं है, जहाँ पर साइकिल ही जा सकती है। और छोटे छोटे बच्चे जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं 1ली से 5वीं तक के, वो पैदल जंगल से होते हुए दूसरे गांव तक जा रहे हैं। तो ये शिक्षा व्यवस्था यहाँ की है और कई बार इस बात को गांव वालों ने मांग की है कि स्कूल वापस खोला जाए, तो बस एक बात सामने आती है कि इसको भाजपा सरकार ने बंद किया था, हम शिक्षा व्यवस्था सुधारेंगे। बस राजनीति, शिक्षा में भी नेताओं के बीच में राजनीति हो रही है, पर शिक्षा व्यवस्था सुधारने की कोई बात नहीं की जाती। अभी हाल में ही कुपोषण दूर करने के लिए यहाँ पर बच्चों को दूध पाउडर देने की बात आई थी और 1 महीने में 30,000 बच्चों को 26 लाख का दूध पिलाने का शिक्षा विभाग ने कारनामा कर दिखाया था। तो ये यहाँ पे शिक्षा के नाम पर अधिकारियों की मनमानी, अधिकारियों की कहना चाहिए भ्रष्टाचार और बदहाली की जो हालात हैं वो किसी से छुपी नहीं है और ना तो इसमें कोई जनप्रतिनिधि बोलने को तैयार है। बिल्कुल, बात यही है, इसी पर मैं आने वाली थी कि इस पर कोई बोलने को भी तैयार नहीं होता। गांव वाले अपनी बात रखें तो किसके सामने रखें, इसलिए उनको कोई ऐसा सशक्त जनप्रतिनिधि चाहिए जो उनकी समस्याओं को समझते हो, उसको आगे बढ़ाए और उस समस्या का निदान हो। लेकिन जब उनकी समस्या को कोई सुनने वाला ही नहीं है, उसको समझने वाला ही नहीं है, तो फिर समस्या तो ज्यों की तो बनी रहेगी और उसका नतीजा यही होगा कि आज 2020 में भी हम बात कर रहे हैं, मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। 2020 में इस सब की बात हम कर रहे हैं, तो ये वाकई में कहीं ना कहीं शर्म की बात भी है और चिंता की बात भी है कि क्यों नहीं विकास अब तक हो पाया है, क्यों आज भी लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं के लिए रोजाना परेशान होना पड़ता है। विवेक, विधानसभा चुनाव के समय में सरकार बदलने की बात की गई थी, शिक्षा व्यवस्था, मूलभूत सुविधा लोगों तक देने की बात की गई थी। वो विधानसभा के बाद में लोकसभा चुनाव आया, फिर वही कोरे आश्वासन हुए। उसके बाद अब पंचायत चुनाव चल रहा है। पंचायत चुनाव में भी कोई प्रत्याशी ये नहीं बोल रहा है कि हम इस समस्या को दूर करेंगे। कई जगह तो ये स्थिति ग्रामीण कर रहे हैं, पहले आप हमारी समस्या दूर करें, उसके बाद हम मतदान करें। तो जनप्रतिनिधि इस बात को, क्योंकि जनप्रतिनिधि खुद इस भरोसे पे नहीं है कि उनकी बात सुनी जाएगी या उनकी मांग को पूरी की जाएगी, तो वो ग्रामीणों को किस तरीके से आश्वासन दे कि हाँ तुम्हारी समस्या हम दूर कर देते हैं या दूर करवा देंगे। तो सबसे बड़ा ये कि सरकार और जिला प्रशासन इन दोनों के कान तक जब तक बात नहीं जा रही, बात तो जा रही है पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ अपने ही इसमें है कि जो शहर एरिया है वहां पर विकास दिखा दे, ग्रामीण एरिया जैसा रहा है, जैसी हालत में है वैसी हालत में रहे। ग्रामीणों को शायद उन अधिकारियों को ये लगता है कि ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा की ज्यादा जरूरत नहीं है, पर कहीं ना कहीं एक जो कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ हो या अपना देश है वो गांव का देश है, तो
तो यहाँ पे गांव में आज तक मूलभूत सुविधा के लिए लोगों को तरसना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है और आखिरी में मायूस होकर चुपचाप बैठ जाना पड़ता है कि अगले चुनाव में हम ऐसा प्रत्याशी चुने जो हमारे समस्याओं को दूर कर पाए। फिर नया प्रत्याशी जो आता है वो उनकी बात को हाँ ना ये ना करते हुए ना तो अपनी बातें रखता है, ना गाँव वालों की बातों को सुनता है और आखिरकार ग्रामीण जो है अपने वोट के बदले सिर्फ चले जा रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। और ग्रामीण ठगा हुआ महसूस ही करते हैं, लेकिन अब ठगा हुआ महसूस ना करें, इसलिए सोच समझ के अपने मत का इस्तेमाल ज़रूर करें और आपका एक वोट ही आपके गांव को विकास की ओर लेकर जा सकता है। हमारे संवाददाता प्रशांत भी जुड़े हैं, राघवेंद्र भी जुड़े हैं। राघवेंद्र, अभी यही बात जो हो रही थी कि आज के समय में 2020 में जब हम बात करते हैं कि भाई 4G 5G 6G इस ज़माने की, उसमें आज भी पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इन समस्याओं से अगर दो चार होना पड़ रहा है तो ये कोई बहुत गर्व की बात तो नहीं है, ये बहुत चिंता में डालने वाली बात है। अगर आज के समय में भी लोगों के घर में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, सड़क नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तो ये इस तरफ सोचना सबको होगा और उस सोचने की शुरुआत राघवेंद्र एक वोट के जरिए ही हो सकती है कि आप सोच समझकर अपना वोट दें। जाहिर तौर पर लोगों को जागरूकता के साथ वोट करना होगा, ऐसे प्रतिनिधियों को चुनना होगा जो उनकी समस्याओं को दूर कर सके। और वास्तव में ये समस्याएं आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। आज भी जब हम लोगों से बात करते हैं, अभी जब मतदान शुरू होगा, लोगों की लाइन लगेगी, जब लोगों से बात करेंगे तो ये समस्याएं वो बार बार बताएंगे कि कितनी समस्याएं से उनको जूझना पड़ता है। और हर बार एक बेहतर जनप्रतिनिधि की तलाश होती है, लेकिन चुनने के बाद कई बार जनप्रतिनिधि उनकी समस्याओं को हल नहीं करते हैं और वो दिक्कतें जो है वो लोगों को आती है। तो जाहिर है इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास जनप्रतिनिधियों को ही करना होगा और यही वजह है कि लोग ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, लेकिन वो जो है इन चीज़ों पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये समस्याएं साल दर साल इसी तरीके से बनी रहेंगी, चुनाव दर चुनाव जो है होते रहेंगे। लेकिन लोग अपनी आस में कि भाई उनकी समस्याएं दूर होंगी, इसी आस में वो ऐसे हर बार वोट करेंगे, लेकिन अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे, जो कि अक्सर जब हम लोगों से बात करते हैं तो वो बोलते भी हैं कि हम जो है लोगों को चुनते हैं, लेकिन वो जनप्रतिनिधि बनने के बाद जिन वादों के साथ सत्ता में आते हैं उन वादों को भूल जाते हैं और ऐसे में फिर दिक्कतें ग्रामीणों को ही झेलना पड़ता है। और आज भी जो मूलभूत समस्याएं हैं उसी से लोग निजात नहीं पा रहे हैं। लोग अभी भी जो है उन समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं। क्योंकि काउंटिंग शुरू होने वाली है, श्रद्धा थोड़ी सी तैयारियों को भी हम एक बार दिखाना चाहेंगे किस तरीके से हलचल जो है वो मतदान केंद्रों में बढ़ गई है। अब जो है पूरी तैयारियां 10 मिनट बाद मतदान शुरू हो जाएगा और जाहिर तौर पर जो चीज़ें हैं व्यवस्थित करने के लिए जो है शुरू कर दिया गया है। और जैसे ही लोग पहुंचने लगेंगे, 7 बजेगा मतदान शुरू होगा, तो जाहिर है कि वो दिखाई भी देगा। अब दिखाना भी चाहेंगे किस तरीके से कि जो है ये यहाँ पे हलचल दिखाई दे रहा है। अब धीरे धीरे लोग अब 5-10 मिनट के अंदर में अब पहुँचने लगेंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि 7 बजे चुनाव होना है। तो जाहिर तौर पर लोगों के पहुँचने का बिल्कुल अब धीरे धीरे लोग आना भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 7 बजे चुनाव होना है और अब तकरीबन 13 मिनट का समय बचा है। और लोग भी चाहते हैं कि सुबह सुबह आकर वो वोट डाल दें और फिर उसके बाद वो फ्री रहे। तो इसलिए ये तस्वीरें देखने को भी मिली थी कि लोग सुबह से ही आना शुरू हो जाते हैं पिछले 2 चरणों में भी। प्रशांत जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रशांत, अब तो बहुत कम समय रह गया है, तो क्या लोगों का आना धीरे धीरे शुरू हो गया, ताकि लोग जल्दी थोड़ा इसलिए आ रहे हों कि लाइन में ना लगना पड़े, उनको लंबी कतारों में ना लगना पड़े? जी, निश्चित रूप से अभी हम लोग मुंगेली के लुरमी विकासखंड के सिमरिया ग्राम में मतदान क्रमांक 306 और 307 में खड़े हैं और अभी मतदान जो पार्टियां हैं वो अपना काम कर रही है। इसके साथ साथ जो प्रत्याशी हैं उनके जो एजेंट है वो पहुंचने लगे हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और निश्चित रूप से जो जिस तरह से लाइन लंबी कतारें देखने को मिली है उससे बचने के लिए मतदाता सुबह से ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि सारे काम छोड़कर पहले मतदान फिर जलपान जैसे मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाए गए हैं, जिसके चलते मतदाता सुबह से ही लाइनों में लगने शुरू हो जाते हैं और अपने मतदान के लिए पहुंचने लगते हैं, ताकि जो लंबी कतार है उससे बचा जा सके। जी श्रद्धा। बिल्कुल विवेक, वहां भी क्या मतदाता आने शुरू हो चुके हैं? क्योंकि अब
बहुत कम समय रह गया है। मतदाता अपने वोट का मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे थे। इस बार भी पहले से ही मतदाता अपने मतदान केंद्रों में पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जिस तरीके से महिलाओं ने अपना रुझान दिखाया है और वोटिंग में उनका प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा है पहले चरण और दूसरे चरण में, और ये जो तीसरा चरण है इसमें भी महिलाओं की संख्या ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि महिलाएं लाइन पे लगी हुई है। या तो उनकी एक मंशा होगी कि पहले वोट दे दें, अपना पहला जो अधिकार है वोट का पूरा कर लें, उसके बाद दूसरा काम करें, या फिर ये कहीं ना कहीं परिवर्तन चाहती है। इनके मन में यह आक्रोश है कि अब हम अपने वोट से, मतदान से ऐसा जनप्रतिनिधि चुने जो हम अपनी मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे हैं, उसको कोई दूर कर सके। तो मतदाता अब लगातार मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और इसके बाद जो वोट की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। जी जी, मुकेश जुड़े हुए लगातार हमारे साथ। मुकेश, वहाँ भी बस अब कुछ ही समय रह गया है और अब लोग वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए होंगे। जी देखिए, 6:45 हो चुके हैं। अब मतदान की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। लाइन लग चुकी है इतनी सुबह से ही। आप देखिए तमाम जो मतदाता हैं वो आए हुए हैं मतदान केंद्रों में। करीब अभी से ही 20 से 30 की संख्या में जो है मतदाता पहुंच चुके हैं। महिलाएं भी अपने घरेलू काम और वो नक्सल प्रभावित इलाका है, माफ कीजिएगा मैं भूल गई थी, नक्सल प्रभावित इलाका है, तो वहां पर तो 6:45 से शुरू हो गई होगी वोटिंग मुकेश, और कतार भी आप दिखा रहे हैं। मुमकिन होगा जान पाए इनसे जरा कि भाई क्या सोच समझ कर ये आए हैं वोट डालने के लिए, किन किन परेशानियों से रोजाना जूझना पड़ता है, अगर मुमकिन हो पाए तो। जी श्रद्धा, देखिए मतदाता केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। अगर हम ठंड की बात करें तो बहुत ज्यादा ठंड नहीं है, इस वजह से भी जो है मतदाता मतदान केंद्रों तक जल्द से पहुंचे हैं। और सुबह करीब 6 बजे से ही मतदान केंद्रों के बाहर जो है मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए थे। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं। अम्मा बताएंगे क्या कुछ समस्याएं, क्या कुछ परेशानी है आपके गाँव में? क्या परेशानी है बताइए, क्या परेशानी है? अच्छा बताइएगा क्या परेशानी है मैडम, क्या परेशानी है आपके गांव में? मेरे गांव में परेशानी तो बहुत सारी है जी। जैसे शौचालय बनने का था वो नहीं बन पाया जी। मतलब अरे जैसे आवास मकान वगैरह बनने का था वो भी आधा नहीं बना है। और जैसे रोड वगैरह बनने का वो भी पूरा नहीं हो रहा। अच्छा ये बताइए, आपका गांव तो ओडीएफ घोषित हो चुका है, शौच मुक्त ग्राम, खुले में शौच मुक्त ग्राम घोषित हो चुका है। हाँ, लेकिन वो हुआ है, लेकिन हुआ ही नहीं है पूरा, मतलब किसी घरों में शौचालय नहीं बना है, अधूरा बना हुआ है। आपका गांव नेशनल हाईवे से लगा हुआ है, तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो अधिकारी हैं इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं, तो क्या आपकी इन समस्याओं पे ध्यान नहीं देते? ध्यान दे रहे हैं सभी को, मतलब आवेदन वगैरह दे रहे हैं, लेकिन उसमें कोई मतलब पहल ही नहीं चल रहा है, कोई मतलब ध्यान ही नहीं देते। जैसे अभी सरपंच वगैरह सचिव वो ध्यान देते नहीं है, बनाते नहीं। अच्छा, आप हमें शौचालय को लेकर बता रहे थे, इसके अलावा इंदिरा आवास भी एक बड़ी समस्या बता रहे थे, तो आप सरपंच सचिव से बात करते हैं, इनकी कभी शिकायत किया आपने उच्च अधिकारियों से? जी करे हैं। क्या बोलते हैं अधिकारी? वहाँ पे तो पूरा बनने का था, लेकिन अब इसका पहल क्या हम लोग सरपंच को दे दिए, सचिव को दे दिए, लेकिन अब उन लोग नहीं बना रहे हैं, तो हम लोग तो पूरा चीज कर चुके हैं, बोलते हैं इतनी है। इस बार कैसा सरपंच, कैसा जनपद सदस्य, कैसा जिला पंचायत सदस्य चुनना चाहते हैं आप? जो पूरे मतलब गांव को, पंचायत को अच्छा से स्वच्छ बना सके, ऐसे जो शिक्षित हो उन्हीं को। चलिए, लोग जागरूक हैं, प्रत्याशी वहाँ के भले ही ना बोल पा रहे हों, लेकिन लोग इतने जागरूक हैं जो अपनी समस्या बता पा रहे हैं, किन की समस्याओं से उनको रोज दो चार होना पड़ता है ये बता पा रहे हैं, और परेशानियों को दूर करने के लिए वो वहां पर आए हैं। बीजापुर की खास तौर पर बात करें, 6:45 से वहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है, बाकी जगहों पर 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी है। तो बीजापुर में वोटिंग शुरू, लेकिन बाकी जगह 7 मिनट का इंतजार और फिर उसके बाद सभी जगह वोटिंग। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गांव की सरकार बनाने के लिए लगातार चुनाव मतदान हुए और उसके बाद अब तीसरे चरण का ये रण है। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का ये रण है। तीसरे चरण के लिए 27 जिलों के 53 विकासखंडों की 4289 ग्राम पंचायतों में मतदान हो रहा है।
पंच सरपंच जनपद पंचायत जिला पंचायत सदस्य के लिए कुल 39,251 पदों पर चुनाव हो रहा है और इसके लिए 1,08,112 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। पंच पद की बात करें तो 33,896 पंच पद के लिए 84,695 उम्मीदवार मैदान में है। सरपंच पद की बात करें 4,082 पद हैं और 17,978 उम्मीदवार मैदान में है। 1,082 जनपद सदस्य के लिए 4,746 उम्मीदवार और 143 जिला पंचायत सदस्य के लिए 693 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। पंचायत चुनाव के लिए 10,805 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। नामांकन की प्रक्रिया 30 दिसंबर से शुरू हो गई थी, 6 जनवरी तक ये चली है। 9 जनवरी को नाम वापसी का अंतिम दिन था। इसी दिन प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी दे दिए गए। इसके बाद पहले चरण के लिए मतदान 28 जनवरी, दूसरा चरण 31 जनवरी और आज तीसरा और आखिरी चरण इसकी वोटिंग हो रही है। और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और क्या कुछ अपडेट है, जमीन पर किस तरीके के हालात हैं, वो हम अपने सहयोगियों से लेंगे। सबसे पहले रायपुर आपको लिए चलते हैं। सहयोगी राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट है। चुनाव का अपडेट तो मैं आपसे चाहूंगा ही चाहूंगा, लेकिन शैलेश नितिन त्रिवेदी को मैं कहीं सुन रहा था कि जैसे 2 चरणों में उन्हें वो आगे रहे हैं, वैसे तीसरा चरण भी। ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस, राघवेंद्र? देखिए, कॉन्फिडेंस कहेंगे इस आधार पर कि जो नगर निगम के चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस जिस तरीके से पूरा 10 नगर निगमों में महापौर बनाने में कामयाब रही है और अधिकांश जगहों पे अध्यक्ष उन्होंने चुन लिया है अपना जो है, तो इसी आधार पर वो पंचायतों को लेकर भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। और ये तय है कि इस चुनाव के बाद या तीसरे चरण के बाद बहुत जल्द जो है कांग्रेस एक पंचायत महासम्मेलन भी करने जा रही है, जो जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर पर होंगे और जहाँ पे पंचायत के जो जीते हुए प्रतिनिधि रहेंगे उनको बुलाया जाएगा। जिस तरीके का सम्मेलन जो है नगर निगमों के बात किया गया था, उसी तरीके के सम्मेलन की तैयारी पंचायत चुनाव के बाद है। जाहिर तौर पर इस सम्मेलन के बहाने कांग्रेस जो है अधिकांश जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो पंच से लेकर सरपंच स्तर और जनपद और जिला पंचायत स्तर के हों, उनको अपने पाले में करने का प्रयास करेगी। और जनप्रतिनिधि भी जो है ललित, वो इस आधार पर कांग्रेस से जुड़ेंगे क्योंकि अगले 5 साल जो है सरकार कांग्रेस की रहने वाली है और विकास कार्यों के लिए जो बातें एक तरीके से फंड की होंगी या विकास कार्यों को कराने के लिए जो जरूरतें होंगी वो सरकार से जो है पूरी करने के लिए जो जनप्रतिनिधि रहेंगे वो उन्हीं की ओर देखना है उनको, कांग्रेस सरकार की ओर। शायद यही वजह है कि इसी आधार पर कांग्रेस कॉन्फिडेंस नजर आ रही है कि भाई इस आधार पर हम जो है अधिकांश सरपंच और दूसरे जो जनपद और जिला पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं उनको भी अपने पाले में कर लेंगे। हालांकि जनपद और जो जिला पंचायत के जो सदस्य हैं वो बहुत सारे सीधे तौर पर चुनाव चिन्ह तो नहीं था भाजपा या कांग्रेस का, लेकिन बैनर तले उसके जरूर लड़ते नजर आए, जहां पे समर्थित प्रत्याशी, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी या भाजपा समर्थित प्रत्याशी, ये उनके वॉल पेंटिंग्स में या उनके पोस्टर्स में लिखे हुए थे। लेकिन बहुत सारे लोग जो है चुनाव जीतने के बाद अपना पाला बदल भी लेते हैं और इसके बाद जिसकी सरकार होती है उस ओर जाते हुए नजर आ जाते हैं। तो जाहिर तौर पर इसको एक तरीके से कॉन्फिडेंस भी कहा जा सकता है कांग्रेस का, लेकिन अगर ज्यादा लोग नहीं जुड़ेंगे तो ओवर कॉन्फिडेंस कहलाएगा। लेकिन तय है कि ये कॉन्फिडेंस कांग्रेस का जो है वो दिखाई दे रहा है। 7 बज चुके हैं, अब जो है एक बार हम ललित चलेंगे। जो है ये मतदान केंद्र का नज़ारा है, हाउस जो है सेज बाहर का ये नज़ारा है धरसीमा ब्लॉक का। वहाँ पे लोग जो है वोट डालने के लिए पहुँच चुके हैं और जो तैयारियां हैं वो जो है दिखाई दे रही हैं। उसके बाद लोग जो है मतदान के लिए यहाँ पे लाइनों में भी लग रहे हैं और जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। एक सरपंच के प्रत्याशी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर किन मुद्दों के आधार पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी समस्याएं हैं। क्या मानते हैं, किन मुद्दों के आधार पर आपने चुनाव लड़ा है? जी, ग्रामीण क्षेत्र है ये हमारा। यहाँ पे सरकार की बहुत सारी सुविधाएं हैं जो जनता तक पहुँच नहीं पाती है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जनता को सरकार की सारी योजनाओं के बारे में जानकारी दें और उनका लाभ उठाएं। समस्या क्या देखते हैं आप? हालांकि शहर से लगा हुआ ये पंचायत है, बावजूद इसके आपको लगता है कि यहाँ पे आज भी ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है? चाहे वो गांव की बात कर ली जाए या फिर जो इससे जुड़ा हुआ कॉलोनी है वहाँ की बात कर ली जाए, क्या समस्याएं आप? गांव कॉलोनी में समस्याएं तो हैं ही और विकट समस्याएं हैं। खास करके पानी का संकट है, यहाँ पे साफ सफाई व्यवस्था को लेकर है, कई सारे मुद्दे हैं जो सब मुद्दों को लेकर हम
कोशिश कर रहे हैं कि जीत के बाद सारे मुद्दों के तरफ ध्यान दें और सारी जनता का भी ध्यान रखें। जाहिर है ये समस्याएं हैं लोगों की और वोट डालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं। क्या मानते हैं, मतदान करने के लिए सुबह से पहुंच रहे हैं, उत्साह नजर आ रहा है, किस तरीके से वोट करेंगे और किन मुद्दों के आधार पर आप वोट करने जाएंगे अपने जनप्रतिनिधि? उत्साह तो बहुत बढ़िया है ग्रामवासियों में, और जो भी विकास के जो मुद्दे होते हैं उन सारे मुद्दों पे लोगों ने फोकस किया हुआ है और बहुत अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद है। क्या समस्याएं आप देखते हैं अपने पंचायत क्षेत्र में? क्या समस्याएं हैं जिसको नया जनप्रतिनिधि चुनकर आए तो उन समस्याओं को दूर करें? सबसे बड़ी यहाँ ग्राम पंचायत एरिया में और इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी, जो कि रोड पर लाइटें नहीं रहती हैं, जगह जगह की ब्रेकर बराबर नहीं है और हद से ज़्यादा वाहन तेज़ी से चलते हैं। फील्ड नहीं है बच्चों के लिए, बच्चे रोड पे खेलते हैं और स्पीड से गाड़ियाँ आती हैं और एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। ये सब की दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। अब हम तो यही चाहेंगे कि जो भी जीत के हैं या जो भी हो, ये सारी चीज़ का विकास करे। जैसे कि डुंडा के आगे जो शेरबार एरिया लगता है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं बड़े बड़े, ये सब चीज़ से मुक्ति मिले लोगों को। और भी लोग हैं, उनसे भी